हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर इंटरनल ट्रेड। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, थोड़ा सा बस लेंदी है, बट डोंट वरी, विल कवर इट। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड कर लेना। इंस्टा और टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाम से ही समझ में आ रहा है वैसे तो कि इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, और इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर ही, यानी कि इंडिया के ही अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, आजकल के ज़माने में बाइंग एंड सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि डेली के नए नए प्रोडक्ट आते हैं और डेली डेवलप होते हैं, तो वो लोगों की चॉइसेस ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए वो कंज्यूम होते रहते हैं। ठीक है, अब कोई भी कंट्री और कोई भी इंडिविजुअल इतना सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं कि उस कंट्री में सारे साधन मिल जाए। कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही होगी ना, जिससे उसे बार बार कहीं ना कहीं, और जैसे मान लो इंडिया में पेट्रोल की दिक्कत है, पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा या फिर ऑयल नहीं मिल रहा, तो उसे इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही कोई भी कंट्री या फिर कोई भी ऐसी स्टेट इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हर कंट्री और हर स्टेट को कहीं दूसरी जगह पे डिपेंड होना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज लाने के लिए, इसलिए ट्रेडिंग होती है ना। तो इसलिए हर कोई कोई ना कोई ऐसी प्रोड्यूसिंग या फिर सर्विस सेक्टर में एनकरेज होता है या फिर इंडल्ज होता है, ताकि वो सब ये सब कुछ प्रोड्यूस कर सके और दूसरों को बाय एंड सेलिंग कर सके। अब क्या होता है, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बायर्स एंड सेलर को दो टाइप की कैटेगरीज में दो टाइप की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब कि जो हमारे खुद के देश में होती है बाइंग एंड सेलिंग, और एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड वो होती है जब कोई भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ओनली एंड ओनली इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड मतलब जब हम खुद की देश की बाउंड्रीज के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको इंटरनल ट्रेड करते हैं। इसमें कोई भी ना तो कस्टम ड्यूटी लगती, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। तो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यानी कि इंडिया के देशवासियों को अगर कोई सामान की जरूरत है तो कोई ड्यूटी देनी नहीं पड़ती है ना। और पेमेंट जो है वो तो अपनी करेंसी में होगी, यानी कि रुपी में। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड दो भागों में डिवाइड होती है, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। ठीक है, अब होलसेल ट्रेड क्या होती है कि जब देखा होगा आपने या फिर सुना होगा, जब हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान खरीद लेते हैं ताकि वो हम दोबारा से रीसेल कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, होलसेल ट्रेड। ठीक है, और जब हम कोई सामान बहुत कम कम कैटेगरीज में खरीदते हैं और वो कम कम कैटेगरीज में डायरेक्टली कस्टमर के पास ही जाना होता है, तो उसको हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब ये होलसेल ट्रेड करने वाले कौन होते हैं, होलसेलर या फिर होलसेल ट्रेडर। और जो रिटेल ट्रेड में डीलिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिटेलर्स। ठीक है, अब दोनों होलसेलर और रिटेलर बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एजेंट होते हैं या फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि यही दोनों पूरे मार्केट में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करवाने में हेल्प करते हैं। नाउ होलसेल ट्रेड के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, होलसेल और रिटेल। अब हम होलसेल के बारे में पढ़ेंगे। तो होलसेल क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्या होता है, होलसेल बेसिकली इसमें एक चेन होती है जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चेन क्या होती है, सबसे पहले होते हैं मैन्युफैक्चरर्स। कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर, जो कि सामान को बनाते हैं, और फैक्ट्री वाले कह लो या तो उनसे कौन सामान लेता है बल्क में, वो भी होलसेलर, कि भाई बल्क में दे दो सामान, जरूरत है लोगों को। ठीक है, होलसेलर किसको देता है, फिर रिटेलर को। रिटेलर होते हैं दुकान वाले जो कि डायरेक्ट कस्टमर को गुड देते हैं, और लास्ट में कौन आते हैं, कस्टमर या फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो होलसेलर्स कौन होते हैं, होलसेलर एक ऐसे मार्केटिंग एजेंट होते हैं जो कि रिटेलर को बेचते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में जितने रिटेलर डिमांड करते हैं। ठीक है, और होलसेलर का काम डायरेक्ट कस्टमर को बेचना नहीं होता, रिटेलर को बेचना होता है, और रिटेलर का काम होता है कस्टमर तक बेचना। ठीक है, अब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदता है ताकि वो रिटेलर को जितने भी वो मांगे क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में वो बेच सके। ठीक है, अब इसलिए होलसेलर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। ठीक है,
उससे क्या होता है, दे एनेबल द, अब होलसेलर्स जो है वो प्रोड्यूसर को ये मौका तो देते हैं, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसको ये मौका तो देते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे थ्रू द रिटेलर्स, है ना। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत सारे और भी फंक्शंस को या फिर वाइटल रोल को प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस को प्ले करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो क्या करते हैं, अपने नाम से गुड को बेचते हैं, बिजनेस का रिस्क लेते हैं अपने खुद के नाम से, ठीक है। जैसे मान लो फैक्ट्री का नाम कुछ और था, वो होलसेलर ने खरीद लिया उसके प्रोडक्ट, लेकिन उसने होलसेलर ने अपने नाम से बेचे हैं वो प्रोडक्ट, तो बिजनेस का रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। दे परचेज इन बल्क, बहुत बड़ी सी क्वांटिटी में वो ले लेते हैं और रिटेलर्स को छोटे छोटे लॉट्स में या फिर छोटे छोटे थैलों में बेच देते हैं, ठीक है, या फिर जितनी भी रिटेलर को जरूरत होती है। और भी जैसे प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करवाना, छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स का प्रमोशन करना, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और छोटे छोटे ऑर्डर्स को कलेक्ट करना रिटेलर से और उनको सप्लाई करवाना, ये सारे काम होलसेलर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिटेलर्स को भी रिलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि यही अपने पास वेयर हाउसिंग में लार्ज स्टॉक को रख लेते हैं, ठीक है, गोदाम टाइप में। और बहुत सारे फंक्शंस जो होलसेलर परफॉर्म करते हैं उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मान लो मार्केट में होलसेलर ही नहीं होंगे तो उनके द्वारा जो काम होते हैं या फिर फंक्शन जो करते हैं वो हो ही नहीं पाएंगे, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। होलसेलर जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर को भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में से, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वो बोलते हैं फैक्ट्री वालों को जो गुड्स को बनाते हैं कि भाई मुझे तुमसे काफी सारा सामान खरीदना है, तो बहुत लंबे लार्ज स्केल में, मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओ तुम फटाफट बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब होलसेलर जो है वो रिस्क ले लेता है, क्योंकि होलसेलर अपने नाम से उस प्रोडक्ट को आगे शिफ्ट करता है, आगे रिटेलर को बेचता है, इसमें मेन कंपनी का नाम नहीं होता। फाइनेंशियल असिस्टेंट, मान लो क्या होता है कि होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरिंग को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे कि होलसेलर जो है कैश पेमेंट कर देता है, डायरेक्टली बल्क में खरीद के कैश पेमेंट दे देता है फैक्ट्री वाले को, तो उस फैक्ट्री वाले को भी तो कैश का या फिर पैसे का सहारा हो गया ना। एक्सपर्ट एडवाइस देता है, अब होलसेलर्स को पता होता है कि मार्केट में क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही, क्या चीज पसंद आ रही है लोगों को, क्या क्या नहीं आ रही है, तो एक्सपर्ट एडवाइस जो है रिटेलर से लेके प्रोड्यूसर्स को भी देता है ताकि वो उसी सामान से ताकि वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन, यानी कि अब होलसेलर जो प्रमोट भी करते हैं चीजों को, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट्स को, तो मार्केटिंग फंक्शन भी करवाते हैं। अब फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, अब इसमें क्या होता है, वो इतने सालों से खरीद रहे होते हैं प्रोड्यूसर से सामान, रिटेलर को बेच रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी चलती रहती है मार्केट में। और होलसेलर के पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, क्योंकि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं ना, वो भी अलग अलग टाइप का, तो वो स्टोरेज यानी कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी अपने पास ही रखते हैं। अब वो रिटेलर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये और देख लेते हैं। एक तो रिटेलर्स जो भी सामान मांगते हैं उनके पास हर सामान अवेलेबल रहता है, वो भी अनलिमिटेड तो नहीं, मतलब लार्ज क्वांटिटी में, तो रिटेलर्स जितना भी सामान मांगते हैं होलसेलर उनको दे देते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कैसे, होलसेलर जो है वो बहुत सारे मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट करते रहते हैं प्रोडक्ट्स को, जिसके वजह से रिटेलर्स को इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना पड़ता। अब मान लो रिटेलर को उसने सामान दे दिया होलसेलर ने, और रिटेलर के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा टाइम देता है रिटेलर को कि कोई बात नहीं, तुम थोड़े दिन बाद दे देना, मतलब क्रेडिट पे दे देता है वो सामान, ठीक है। अब होलसेलर के पास स्पेशलाइज नॉलेज भी होती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में, तुम अपनी दुकान में ये रख लो कि काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, इस तरीके से। रिस्क शेयरिंग, अब जो रिस्क होता है वो भी रिटेलर के लिए होलसेलर रख लेता है, ले लेता है, यानी कि जैसे होलसेलर बल्क में खरीदते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेच देते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में बेच रहे होते हैं तो स्टोरेज का भी रिस्क होता है, या फिर प्राइस भी कम हो जाते हैं, कभी कभी डिमांड सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तो ये सारे रिस्क जो है होलसेलर उठा लेता है, ठीक है। तो ये था होलसेल ट्रेड का पार्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या, रिटेल ट्रेड।
अब रिटेल ट्रेड क्या होती है, ये एक ऐसा बिजनेस, रिटेलर क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है जो कि मतलब या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये दुकानदार टाइप होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर को ही सेल करते हैं, ठीक है। रिटेलर जो है वो होलसेलर से थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं और फिर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिटेल है वो फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बाद में तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कस्टमर को ये पहुंचता है, ठीक है। तो मतलब कि जो रिटेलर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट स्टेज होता है। जैसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, यहीं तक ही तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद तो फाइनल कंजम्पशन के लिए कस्टमर होता है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि होलसेलर खरीदता है लार्ज क्वांटिटी में, किससे, मैन्युफैक्चरर से, लेकिन रिटेलर जो होते हैं वो भी इतनी लार्ज तो नहीं, बट हाँ थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर स्मॉल स्मॉल कैटेगरी, स्मॉल स्मॉल लॉट्स में कस्टमर तक देते हैं, ठीक है। इसलिए रिटेलिंग जो है वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ बिजनेस है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है ताकि वो अल्टीमेट कस्टमर तक गुड्स पहुंचा सके। अब रिटेलर की क्या क्या सर्विस है, अब रिटेलर भी मैन्युफैक्चरर को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड होलसेलर को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी सर्विस, देखो, रिटेलर जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड करवाने में हेल्प, अगर रिटेलर नहीं होंगे तो होलसेलर से कौन खरीदेगा, और रिटेलर नहीं होंगे तो फिर मैन्युफैक्चरर्स का भी गुड का कोई फायदा है नहीं। इस तरीके से पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि इसमें खुद का एफर्ट बहुत लगता है। जैसे दुकानदारी में गुड्स बेचने के लिए, अब दुकान चलाना इतना आसान थोड़े ना, आप देखते होगे सबकी दुकान थोड़े ना चलती है, तो इसमें पर्सनल सेलिंग एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है सेल करवाने के लिए, वो रिटेलर ही करते हैं। एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, रिटेलर को ये पता होता है कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या मार्केट में लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो इस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स और होलसेलर्स को ये गाइड करते हैं कि अब आपको ये जो प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल पे बनाना चाहिए। वो मार्केट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, प्रमोशन में हेल्प करते हैं कि जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर्स ने या फिर प्रोड्यूसर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, अब वो प्रमोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो या फिर किसी लाइक स्टोर पे जाते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो वहां पे बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि देखो चाय पत्ती अगर आप ले रहे हो तो इसमें चाय पत्ती में और भी ज्यादा ब्रांड्स हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। तो प्रमोशन में भी रिटेलर्स हेल्प कराते हैं, ठीक है। अभी कस्टमर को क्या सर्विस देते हैं, एक तो ये रिटेलर्स जो है रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल करवाते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जो नया प्रोडक्ट आता है उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आता है, कन्वीनियंस हो कस्टमर को बाय करने के लिए, तो रिटेलर्स अपने पास वो प्रोडक्ट रखते हैं। और कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीदूं, ये वाला खरीदूं, ये वाला खरीदूं, तो वाइड सिलेक्शन वो कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं रिटेलर की, मान लो अगर किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह यानी कि ग्रीवेंस वगैरह भी कलेक्ट करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी माने कि मान लो कस्टमर के पास पैसे नहीं होते 10-20 रुपए, तो चल कोई बात नहीं थोड़े दिन बाद दे जाइए, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। अब रिटेलिंग ट्रेड के भी टाइप्स होते हैं, कैसे, ये देखो, साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से रिटेलिंग ट्रेड जो है लार्ज, मीडियम और स्मॉल रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओनरशिप के हिसाब से सोल ट्रेड, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव स्टोर और कंपनी में डिवाइड होती है। मर्चेंडाइज हैंडल के बेसिस पर स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर, इन सब के ऊपर क्लासिफाई है, ठीक है। और भी हमें जो बेसिकली पढ़ना है उसमें ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेदर और नॉट दे हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, कि रिटेलर्स की कोई फिक्स जगह होती भी है या नहीं होती, उस हिसाब से भी रिटेलर्स को दो उसमें बांटा गया है, एक इटिनरेंट रिटेलर्स और एक फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो अब हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में, हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, बेशक एक फ्लो चार्ट बना लो। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, कि इंटरनल ट्रेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये दो टाइप की होती है इंटरनल ट्रेड, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। उसके बाद रिटेल ट्रेड भी हमें दो चीज़ें में पढ़नी है, एक इटिनरेंट रिटेलर्स और एक फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो ऐसे फ्लो चार्ट बना लो, और भी आगे क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो इटिनरेंट रिटेलर्स कौन से होते हैं, जिनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होते अपने बिजनेस की, वो जो है गली से गली, जगह से जगह कस्टमर की खोज में लगे रहते हैं। इनके फीचर्स क्या हैं, ये छोटे से ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, मतलब बड़े नहीं होते,
और इनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। जो कस्टमर की डेली नीड के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, ये उसके साथ डील करते हैं। और ये बहुत अच्छी अच्छी कस्टमर सर्विस के साथ डील करते हैं, क्योंकि ये घर घर जाके भी बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को। इनका कोई फिक्स्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो इनके पास कम स्टॉक होता है, ठीक है। और इस अब इटिनरेंट ट्रेडर्स के भी या फिर इटिनरेंट रिटेलर्स के भी अब कुछ टाइप्स है, फ्लो चार्ट बना लेना बेशक। एक होता है पेडलर्स और हॉकर्स। ये कौन से होते हैं? ये बहुत पुराने रिटेलर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अपनी थोड़ी सी जगह खो दी है मॉडर्न टाइम्स में। ये क्या होते हैं? जो बहुत स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर इनको पेटी ट्रेडर्स भी आप बोल सकते हो। ये अपनी साइकिल पे या फिर हाथ में इनके रेडी होती है, या साइकिल रिक्शा होती है, या फिर अपने सर पे कुछ रख के कुछ बेचते रहते हैं, ठीक है। और घर घर पे जाते हैं लोगों के, है ना। दे जनरली डील इन नॉन स्टैंडर्डाइज एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट्स। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे जिनकी कम वैल्यू है, जैसे टॉयज, वेजिटेबल, फ्रूट, फैब्रिक, कारपेट, स्नैक्स, आइसक्रीम, इस तरीके से। आइसक्रीम वाले तो अभी भी होते हैं, खैर रिक्शा उस पे, साइकिल पे, है ना। और इसमें क्या होता है, ये आपको रेजिडेंशियल कहीं पे भी अगर रहस है या फिर रेजिडेंशियल एरिया, उनकी स्ट्रीट्स पर आपको ये मिल जाएंगे, है ना। जैसे आपके स्कूल के बाहर छोले कुलचे वाले अंकल खड़े हुए हैं, लंच ब्रेक के टाइम पे आप उनके जाके स्टॉल पे चले जाते हो, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो है कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, है ना। और दूसरे कौन से हैं? मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स जो है स्मॉल इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं, जो अपनी शॉप्स खोल लेते हैं अलग अलग डेज पे, जैसे मंगल बाजार, शनि बाजार, शुक्रवार बाजार, सोम बाजार, इस टाइप से। आप आपके घर के पास कौन सा लगता है? मेरे घर के पास तो मंगल बाजार लगता है, ओके। तो ये क्या करते हैं, इसमें सारे लाइक पर्टिकुलर लाइन भी लग जाती है, जैसे एक जगह खाली आपको रेडीमेड गारमेंट्स मिल जाएंगे, फैब्रिक्स, एक जगह आपको क्रॉकरी मिल जाएगी, एक जगह आपको सारी सब्जियां वगैरह मिल जाएंगी, इस टाइप से। तो ये बेसिकली उनके लिए होते हैं जो लो इनकम ग्रुप होते हैं कस्टमर। तीसरे इटिनरेंट ट्रेडर्स कौन से होते हैं? स्ट्रीट ट्रेडर्स, जिसको आप पेवमेंट वेंडर्स भी बोलते हो। स्ट्रीट ट्रेडर्स भी स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, जो कि कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास। ये बहुत सारे कंज्यूमर आइटम्स बेचते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम, कुछ खाने की चीज़ें जैसे गोले वगैरह, रेडीमेड गारमेंट्स, जैसे कि शीशा साफ करने का कपड़ा नहीं होता, वो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब बेचते हैं। चीप जैक्स। चीप जैक्स जो होते हैं वो भी छोटे रिटेलर्स होते हैं, जो कि इनके पास हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप, उनके पास इंडिपेंडेंट शॉप होती है, लेकिन वो टेम्परेरी नेचर की होती है, एक टाइप के टेंट या फिर तंबू टाइप के, है ना। वो अपने बिजनेस को एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में बदलते रहते हैं। मान लो उन्होंने एक जगह लगा लिया अपना तंबू टाइप का, अगर वो वहाँ पे वो बिजनेस चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो दूसरी सोसाइटी में भी या फिर दूसरी लोकेशन पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक मोची वाले भैया हैं, उनका वहाँ पे अच्छा काम चल गया, तो उन्हें दोबारा शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक ऐसे चौतरे टाइप पे अपना सेटअप्स कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में पढ़ो। ये एक बहुत कॉमन टाइप का रिटेल है मार्केट में, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसे रिटेल शॉप जिनका ठिकाना परमानेंट है, ये बार बार एक जगह से दूसरी जगह बदल नहीं सकते। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे अगर हम इनका कंपैरिजन करें इटिनरेंट ट्रेडर्स के साथ, तो इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे साधन होते हैं। ये लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, बेचते वगैरह हैं। इनके अलग अलग साइज ग्रुप है, मतलब छोटी दुकानें भी हो सकती हैं, बड़ी दुकानें भी हो सकती हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं कस्टमर के, और ये ग्रेटर क्रेडिबिलिटी शो करते हैं, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी ये लोगों को देते हैं। होम होम डिलीवरी भी, गारंटी भी, रिपेयर भी, स्पेयर्स के अवेलेबिलिटी भी, हर टाइप के। अब फिक्स शॉप के भी वो हैं, टाइप्स हैं, ठीक है। तो फिक्स शॉप के दो टाइप्स हैं, फ्लो चार्ट बना लेना, स्मॉल शॉपकीपर और एक लार्ज रिटेलर्स, ठीक है। और स्मॉल शॉपकीपर्स कौन से होते हैं? तो इसमें ये जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर भी अब टाइप्स है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ फ्लो चार्ट बना लो। सबसे पहला है जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स कौन सी? लोकल मार्केट में या फिर रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे मेरे घर के पास पप्पा अंकल की दुकान है, आपके वहाँ पे रवि अंकल की, मदन अंकल की दुकानें होंगी, है ना। तो इन सब की दुकानें जो है वो जनरल स्टोर्स में आती हैं। ये परचून की दुकान जैसे होती है, डे टू डे नीड जो होती है हमारी, उनको सेटिस्फाई करने में लंबे घंटे तक ये खुली रहती हैं, तो आप कभी भी जाके लेके आ सकते हो। अच्छा, बिगेस्ट एडवांटेज क्या है इनका? कि मान लो
हमें जो भी घर का सामान चाहिए होता है, ग्रोसरी आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, वो इनके पास मिल जाती है। क्रेडिट भी ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है स्पेशलिटी शॉप। ये बहुत पॉपुलर है शहरी इलाकों में। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं और ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट रखते हैं। जैसे मान लो रेड टेप है, तो रेड टेप जो है वो क्या रखते हैं, बेसिकली फैब्रिक रखते हैं, है ना। तो ये स्पेशलिटी शॉप होती हैं। और ये जो स्पेशलिटी शॉप होती है ना, ये जैसे ये शहर है उसके बीचों बीच सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होंगे, ताकि सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। उसके बाद देखो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ठीक है। ये स्मॉल वेंडर्स होते हैं जो कि आपको स्ट्रीट क्रॉसिंग में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको हैवी ट्रैफिक मिल जाएगा। फ्लोटिक कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो हिलते डुलते कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। इनके पास बहुत सस्ते में हॉजी प्रोडक्ट, टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीजें होती हैं, है ना। ये लोकल सप्लायर्स से सप्लाई करवा लेते हैं, होलसेलर से भी। और ये बहुत लिमिटेड एरिया को ही कैप्चर करते हैं और बहुत स्मॉल स्केल पे हैंडल करते हैं गुड्स को। जैसे ट्रैफिक जहाँ पर हो गया वहां पर आपको बेचने वाले मिलते होंगे, है ना। तो उन्हें स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या होते हैं, देयर मेन एडवांटेज इनका क्या है कि वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। नेक्स्ट देखो सेकंड हैंड गुड शॉप। इसका तो नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे सेकंड हैंड बुक्स हो गई, क्लॉथ्स हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, सेकंड हैंड फर्नीचर हो गया, या फिर दूसरे हाउस होल्ड गुड्स हो गई। ये शॉप उन चीज़ों के साथ, सेकंड हैंड आइटम के साथ डीलिंग वगैरह करती है ना। जनरली पर्सन विद मॉडेस्ट मींस परचेज गुड्स फ्रॉम सच शॉप। और जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन वो फिर भी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसी गुड्स पे सस्ते दाम पे वो खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसी जो शॉप्स होती हैं उनके पास हिस्टोरिकल वैल्यू या फिर रेयर ऑब्जेक्ट्स का कम स्टॉक हो सकता है, ठीक है। इनके पास एंटीक आइटम्स भी हो सकते हैं और हैवी प्राइसेस पे एंटीक आइटम्स जो वो बिकते हैं, ठीक। अब फिक्स शॉप में हमें लार्ज स्टोर में दो चीजें पढ़नी है, डिपार्टमेंटल स्टोर और एक चेन स्टोर, ठीक है। फिर हमारा मेल वाला एक लास्ट टॉपिक बचेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कौन से होते हैं, बहुत लार्ज स्टैब्लिशमेंट होती है, कई एकड़ में फैले होते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ ये डील करते हैं। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर, ऑपरेशन, सप्लाईज। इनका मेन एम क्या होता है कि एक छत के नीचे कस्टमर की सारी डिमांड पूरी हो जाए, है ना। इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, डाइवर्स मार्केट होता है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विस होते हैं। और इंडिया में रियल डिपार्टमेंट स्टोर जो है वो है, कुछ फीचर्स देखो इनके। ये सारी फैसिलिटी जैसे कि रेस्टोरेंट, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम, और भी बहुत सारी जितनी भी सर्विस चीज प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये शहर के सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, हार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ पर लोग आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, कई एकड़ में फैले होते हैं। और ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इन्हें बीओडी मैनेज करते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेसिस पे ये बनते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी मैंने आपको पढ़ा दिया था चैप्टर नंबर 2 में। डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों फीचर्स को कंबाइन करता है, रिटेलिंग के भी और वेयर हाउसिंग के भी, ठीक है। और ये क्या करती है, दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, जहां पर सेल्स जो है वो डिसेंट्रलाइज की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, यानी कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइक सेल्स है या फिर परचेज है, तो परचेजेस को परचेज डिपार्टमेंट संभालेगा और सेल्स को सेल्स डिपार्टमेंट संभालेगा। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर समझ में आ गया। अब हमें इसके एडवांटेजेस नहीं करने हैं, ना ही हमें लिमिटेशंस करनी है। हम अब आएंगे सीधा चेन स्टोर्स पे, जिसको आप मल्टीपल स्टोर्स भी बोलते हो। ये रिटेल शॉप का एक नेटवर्क होता है जो कि किसी एक गुड के साथ डील करता है। लाइक आप लगा सकते हो एलन सोली। एलन सोनी जो है वो एक कंपनी है या फिर एक ब्रांड है कपड़े का ही, जहाँ पर आपको बहुत सारे लाइक कपड़े मिल जाएंगे हर इंडिविजुअल के लिए। और ये जो है अलग अलग इलाकों में होते हैं इस्टेब्लिश काफ़ी सारे, ठीक है। ऐसे ही रेड टेप है, ब्लैकबेरी है और वीवो है, ओप्पो है, इस टाइप से आप इनको लगा सकते हो। मल्टीपल चेन्स होती हैं जो कि एक प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। और ये जो है पॉपुलस लोकेलिटीज़ में, जहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे लोकेट करते हैं। लेकिन इनका एक हेड ऑफिस होता है जो कि सारी पॉलिसीज़ वगैरह कि कितना प्राइस है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, कौन कौन सी स्कीम्स है, एक हेड ऑफिस इनका
होता है जो कि इनको डायरेक्ट करता है। ये एक ब्रांच मैनेजर, हर एक रिटेल शॉप उस पर्टिकुलर ब्रांड की एक ब्रांच मैनेजर के डायरेक्ट सुपरविजन में होती है। वो डेली आते हैं हर एक ब्रांच में और वो ये देखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कितनी सेल्स हुई, कितनी कैश डिपार्टमेंट कितनी कैश डिपॉजिट्स हुई, कहीं कोई घपला तो नहीं कर रहा, इस तरीके से। और सारी ब्रांचेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। और ये सारी प्राइसेस जो है इन शॉप से वो फिक्स्ड प्राइस होता है और सारी जो सेल्स होती है वो कैश बेसिस पे ही होती है, कोई उधारी नहीं होती। और हेड ऑफिस जो है वो एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है जो कि डे टू डे सुपरविजन करता है शॉप्स पे जा जाके, रिटेल मल्टीपल शॉप्स पे जितनी ब्रांचेज है उन पे जा जाके। सिमिलरली इसके भी हमें एडवांटेजेस नहीं करने, लिमिटेशंस भी नहीं करनी। अब हमारा बस एक टॉपिक रह गया है विच इज मेल ऑर्डर हाउसेस। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसे रिटेल आउटलेट्स होते हैं, ऐसे रिटेल शॉप्स होते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट सिर्फ मेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू भेजते हैं। इनका कोई भी बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये इस टाइप की ट्रेडिंग है। और ऑर्डर्स पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में और मैगजीन में ऑर्डर छपवा देते हैं, सर्कुलर्स भिजवाते हैं, कैटलॉग्स, सैंपल बिल, प्राइस लिस्ट वगैरह सब कुछ लोगों तक भिजवाते हैं ये, ठीक है। अच्छे से ऐड वगैरह करवाते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। और उस ऐड में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे क्या प्राइस है, क्या फीचर है, क्या डिलीवरी टर्म्स है, क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट है, इस तरीके से सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में होता है। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है वो लोग ऑर्डर देने लग जाते हैं, तो आइटम्स जो उनको केयरफुली भिजवाया जाता है बायर्स तक विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस, मेल के थ्रू, ठीक है। और पेमेंट जो है एडवांस में ही करवा ली जाती है पहले ही, ठीक है। अगर मान लो एक पोस्ट का फंक्शन भी होता है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, इसमें क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सेंड हो जाता है कस्टमर तक, लेकिन उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है, वो भी एडवांस में ही, ठीक है। और उसके बाद गुड्स जो है, तीसरा एक ऑप्शन होता है बैंक के थ्रू, की गुड्स जो है वो बैंक ही भिजवा देगा कस्टमर तक, लेकिन बैंक को पहले पैसा देना पड़ेगा, किसको, कस्टमर को, इस तरीके से। तो यहाँ पर बैड डेप्ट का या फिर फ्रॉड का कोई केस नहीं हो सकता। तो ये बिजनेस जो है हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए तो सुटेबल नहीं है। जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे तो जो जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ बल्कि हो जाते हैं, लेकिन कोई गुड ऐसे होते हैं जो इजीली हैंडल किए जा सकते हैं, और लगता है कि हाँ ये पोस्ट के थ्रू ही जाना चाहिए, तो वहां पर मेल हाउसिंग ट्रेडिंग हो जाती है, जो इजीली हैंडल है और जिसको लगता है कि हाँ इसको मेल की जरूरत है, तो वो चीज, ठीक है। ओनली गुड्स जो मेल सर्विस के लिए बने हुए वो कौन से होते हैं, जो ग्रेडेड हैं, स्टैंडर्डाइज हैं, मतलब अच्छे से मार्क्ड है कि हाँ ये सेफ प्रोडक्ट है, जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, जिनपे कम कॉस्ट लगे, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में इसकी, लार्ज क्वांटिटी बनती हो थ्रू आउट द ईयर, और कम कंपटीशन भी कम हो इनका मार्केट में, और पिक्चर्स के थ्रू जो आइटम डिस्क्राइब हो सके वो ऐसा आइटम होना चाहिए, तभी उनका क्या हो पाएगा, मेल ऑर्डर हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो सारा चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe the channel. Thank you so much.